हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 50 कोट्स को कवर करने वाले हैं। किसके? जॉन मिल्टन साहब के 50 कोट्स, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। तो इसके पार्ट 2 भी आएंगे। पहले हम पार्ट 1 में देख लेंगे या जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ना जॉन मिल्टन की पोएम की लाइनों का, वो इस वीडियो में है, वो हम करेंगे। फिर सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी क्योंकि उनकी पोएम से ही ज़्यादातर लाइनें बनेंगी, क्वेश्चन बनेंगे उनकी पोएम की लाइनों से ही। तो इस वजह से इसका भी सेकंड पार्ट आएगा। अब के विलियम वर्ड्सवर्थ का भी सेकंड पार्ट आएगा और शेक्सपियर का भी सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें मैंने एक एक पार्ट करा दिया है। तो इन सभी का एक एक पार्ट और आएगा क्योंकि लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सोचती हूँ कि सारी लाइनें कवर करा दूँ, कहीं से भी पूछ लेगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वो आपके ऊपर है। मैंने पढ़ा तो सब रही हूँ, वो आपके ऊपर है, आप कितना उसको गेन कर रहे हो। ठीक है, कितना याद कर ले जा रहे हो, कितना याद नहीं, कितना एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस करोगे, ये आपके ऊपर है। जो पहली बार जो चैनल पे वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, एंड फीडबैक भी, जब आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में फीडबैक भी अपना दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे आपको ग्रामर, लिटरेचर, टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी की 30 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि थ्योरी क्लासेस चल रही हैं एलटी की। ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये थ्योरी क्लास है। जो मैंने 30 क्लास दी है एलटी की, पूरा हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। अभी हम पोइट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो ये थ्योरी क्लास 30 क्लास हो चुकी है जो आपकी एलटी की थी। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है, इसलिए जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी किया करें, अपना फीडबैक भी दिया करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट से जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी भी की लाइन, मतलब वो बोल सकते हैं ना, की फैक्ट बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट लाइन, वो सब करने वाले हैं। तो पहला जो कोट है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वॉर। तो इसके स्पीकर कौन है? इसके स्पीकर तो मिल्टन खुद ही हैं, नरेटर भी यही हैं। और कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो ओपनिंग लाइन है बुक फर्स्ट की, ये लाइन है एपिक प्रपोजिशन जिसे कहा जाता है, एपिक प्रपोजिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, सिग्निफिकेंस स्टेट द सब्जेक्ट द फॉल ऑफ मैन। अब हम इसको समझते हैं। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं जिसमें इन्होंने बताया है, मिल्टन ने लिखा है, और ये फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है। ठीक है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, मनुष्य की पहली अवज्ञा। ठीक है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस मतलब क्या होता है? मनुष्य की, ह्यूमन की पहली अवज्ञा। अवज्ञा मतलब आज्ञा का पहला उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस फॉरबिडन ट्री का फल, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट इनटू डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसके घातक स्वाद ने, जिसके मॉर्टल टेस्ट ने दुनिया में डेथ लाया, एंड ऑल आवर वो, और हमारे सभी दुखों को लाया। यानी कि जिसके मॉर्टल टेस्ट ने दुनिया में मौत लाया और हमारे सभी दुखों को लाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ना, ये पोएम की फर्स्ट लाइन है, बुक फर्स्ट की लाइन है। और मिल्टन अपनी एपिक पोएम की शुरुआत इन्हीं लाइनों से करते हैं। ठीक है, और इसे एपिक प्रपोजिशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसे एपिक प्रपोजिशन कहते हैं, जहाँ पोएट अपने सब्जेक्ट की घोषणा करता है, यानी कि जिस पर वो लिखने जा रहा है अपनी पोइट्री, किस पर लिखने जा रहा है। एपिक प्रपोजिशन वही होता है जहाँ पोएट अपने विषय की घोषणा करता है, यानी कि अपने विषय के बारे में बताता है कि वो किस पे अपनी पोइट्री लिखने जा रहा है। ठीक है, और इन लाइनों की बात अगर करें तो इन लाइनों में मिल्टन सीधे बताते हैं कि उनकी पोइट्री का विषय क्या है, वो किस पे लिखने जा रहे हैं। और एडम एंड ईव के द्वारा जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वो फॉरबिडन फ्रूट खाया गया, उसके बाद मानव जाति का क्या हुआ? फॉल ऑफ मैन, यानी कि मानव जाति के पतन के बारे में ये लिखेंगे। इसमें ये बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सीधे बता रहे हैं कि मेरी पोइट्री का विषय क्या है, मैं किस पे लिखने जा रहा हूँ। एडम और ईव के द्वारा, एडम और ईव पर लिखने जा रहा हूँ, उनके द्वारा जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ था उस पर लिखने जा रहा हूँ। उन्होंने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था और उसके बाद मानव जाति का पतन हुआ था, वो सब मैं लिखने जा रहा हूँ। और इसी घटना ने दुनिया में क्या लाया? डेथ लाया, दुख लाया, पीड़ा लाया। इसी घटना के बाद दुनिया में मौत आई, दुख, परेशानी, ये सारी चीज़ों का जन्म हुआ। तो ये लाइनें पूरी पोइट्री की क्या है? प्लॉट है। ये लाइनें पूरी पोइट्री की नींव रखती है कि हाँ, ये लाइनें यहाँ पे मिल्टन शुरुआत में ही बता दे रहे हैं कि मैं किस पे ये एपिक लिखने जा रहा हूँ, ये जो पोएम है मेरी किस पर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, एंड चीफली। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा पैराडाइज नहीं लिया है, जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट लाइनें ली हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना भी हम कवर कर लेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट दोस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोवेस्ट। तो ये भी मिल्टन ही कहते हैं, ये भी आपके पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइन है, बुक फर्स्ट की लाइन है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये इनोकेशन है, ये जो लाइनें हैं ना, ये इसमें ये इनोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। बुक फर्स्ट में पोएट की जब पोएम की शुरुआत में इनोकेशन होता है, इनोकेशन मतलब आह्वान, ये आह्वान का पार्ट है ये जो लाइनें हैं, यानी कि मिल्टन किसी को बुलाते हैं, अपनी प्रेरणा मतलब आके मुझे ज्ञान दो, आके मुझे प्रेरणा दो, तो बुलाते हैं। तो ट्रेडिशनल एपिक में पोएट क्या करता था, पोएट किसी सरस्वती या किसी म्यूज़ का इन्वोक करते हैं, लेकिन मिल्टन यहाँ पे क्या करते हैं, मिल्टन यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन के हॉली स्पिरिट को इन्वोक करते हैं। चूँकि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस पर बेस्ड है, बाइबल पर। बाइबल किसकी बुक है, वो क्रिश्चियन की है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, जैसे और कोई अगर एपिक लिख रहा है तो ट्रेडिशनल जो एपिक होते हैं उसमें पोएट क्या करेंगे, किसी म्यूज़ का इन्वोक करेंगे, ठीक है, किसी सरस्वती हिंदी में बोलेंगे। लेकिन मिल्टन यहाँ पे ईसाई धर्म के जो पवित्र आत्मा यानी कि हॉली स्पिरिट को बुला रहे हैं, ठीक है। तो मिल्टन इस लाइनों में क्या कह रहे हैं, मिल्टन कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर में नहीं है, एंड चीफली दाउ स्पिरिट और दोष प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल द अपराइट हार्ट एंड प्योर। यहाँ पे मिल्टन कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर में नहीं है, बल्कि सच्चे दिल में होती है। अगर भक्ति कहीं होती है तो सच्चे पवित्र हृदय में होती है, सच्चे दिल में होती है, ना कि कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं होती, ठीक है। फिर आगे कहते हैं इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोवेस्ट, मतलब वो पवित्र आत्मा यानी कि हॉली स्पिरिट से प्रार्थना कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं कि आओ और मुझे इस महान पोइट्री को लिखने के लिए दिव्य ज्ञान दो, डिवाइन नॉलेज दो और प्रेरणा दो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मिल्टन एक ईसाई, एक क्रिश्चियन एपिक लिखने जा रहे हैं, और उनकी प्रेरणा का जो सोर्स है वो क्लासिकल से नहीं है, बल्कि दिव्य से है, यानी कि डिविनिटी से वो मांग रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोड थर्ड में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे अजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये भी आपके पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट ये भी लाइनें हैं। ये भी आपके बुक फर्स्ट की लाइन है, नहीं हाँ बुक फर्स्ट की ये भी लाइन है, ठीक है। ये भी बुक फर्स्ट की ही लाइन है और इन्वोक वाला ही पार्ट है, यानी कि जिसमें मिल्टन इन्वोक करते हैं वही पार्ट है। तो ये पोइट्री लिखने का मिल्टन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। वे कहते हैं कि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है वो केवल कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये साबित करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बल्कि ये साबित करना है कि ईश्वर हमें न्याय करता है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर हमारा जो है, मतलब ईश्वर जो है, ये साबित करना है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें उसके तरीके समझ में ना आए। और इस थॉट को क्या कहा जाता है, थियोडेसी। यहाँ पे देखिए ये है, इस थॉट को ना थियोडेसी कहा जाता है। ये जो थॉट है, मतलब ईश्वर, मतलब ये ईश्वर हमेशा न्याय करता है। हम कहते हैं ना ईश्वर हम हर हाल में अच्छा करता है, न्याय करता है, भले हमारे तरीके समझ में ना आए। तो इस विचार को हम क्या कहते हैं, थियोडेसी कहते हैं, जिसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर को निर्दोष साबित करना और दुनिया में बुराई के अस्तित्व को सही ठहराना, कि जो बुराई हो रहा है वो ईश्वर, इसमें कोई हाथ नहीं है, बाकी ईश्वर जो करता है सब सही करता है, मतलब उसमें भी निर्दोष साबित कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 लाइनें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट से आना रहेगा तो यही लाइनें आ जाएंगी। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्क्वेरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट आर एल्ड। तो ये जो लाइनें हैं ये भी आपके पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइनें हैं, बुक फर्स्ट की लाइनें हैं, बट कहता कौन है, सैटन कहता है ये लाइनें, ये भी बुक फर्स्ट की ही लाइनें हैं। ये भी ध्यान, ये जितना भी मैं बढ़ा रही हूँ ना, ये जितनी भी लाइनें हैं सब बुक फर्स्ट की लाइनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखना है, ये भी बुक फर्स्ट की लाइन है, लेकिन कहता कौन है, सैटन कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब वह हेवन यानी कि हेवन से हेल में फेंके जाने के बाद अपने साथी बेल्ज़ेबब से कहता है, ये बात किससे कहता है, बेल्ज़ेबब से कहता है, जब उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है, बेल्ज़ेबब से कहता है, यहाँ पे देखिए है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, यानी कि तो क्या हुआ अगर हम युद्ध का मैदान हार गए, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं खोया है, दी अनकॉन्क्वरेबल विल,
यानी कि हमारी जो कभी ना हारने वाली इच्छा, द स्टडी ऑफ रिवेंज, प्रतिशोध यानी कि बदला लेने की जो चाहत है, इमॉर्टल हेट, कभी ना खत्म होने वाली घृणा यानी कि नफरत, एंड करेज नेवर टू सबमिट और एल्ड, और कभी ना आत्मसमर्पण ना करने, ना झुकने का साहस, ये अभी भी हमारे अंदर है। तो ये शैटन कहता है, बेल्ज़ेबब से कहता है, बुक फर्स्ट में कहता है, इतना ही याद रखना है। यानी कि शैटन क्या कहता है कि हार के बावजूद शैटन का जो घमंड है, जो उसका विद्रोही स्वभाव है, वो टूटा नहीं है। हार गया लेकिन उसका जो स्वभाव है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। वो कहता है भले ही वो युद्ध हार गए हों, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति है, नफरत है, बदला लेने की जो भावना है, वो अभी भी है। तो ये सब लाइनें से पता चलता है कि शैटन क्या है, एक एंटी हीरो के रूप में है, जो कभी हार नहीं मानता। इस पे आएंगे कोड 5 पे, टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग। तो ये भी लाइनें शैटन ही कहता है, बुक फर्स्ट में ये लाइनें कहता है, ये याद रखना है। इनका कहने का मतलब है यहाँ पे बुक फर्स्ट में बेल्ज़ेबब से कहता है ये लाइनें। ठीक है, ये लाइनें शैटन के मैकियावेलियन फिलॉसफी को दिखाती है। ठीक है, जहाँ इसको लगता है कि शक्ति ही सब कुछ है, उसके लिए कमजोरी सबसे बड़ा कर्ज है, अभिशाप है। वो मानता है कि पावरफुल होकर कुछ करना या सहना बेहतर है, बजाय इसकी कि कमज़ोर होकर भी कुछ किया जाए। इसमें ये चीज़ें इन्होंने बताई है। नेक्स्ट पे आएंगे, द माइंड इज़ इट्स ओन। अभी आपका पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइनें चल रही है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें इसमें। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। तो ये भी लाइनें आपके बुक फर्स्ट की लाइनें हैं। शैटन कहता है, ध्यान रखना है, ये काफ़ी फेमस लाइन है जो मन की शक्ति पर जोर देता है। शैटन का तर्क है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो मायने नहीं रखती, हमारी जो सिचुएशंस हैं, बाहरी सिचुएशंस, वो मायने नहीं रखती कि बाहर क्या हो रहा है, हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, वो मायने नहीं रखती। असली जगह तो हमारा मन है। एक पावरफुल मन हेल जैसी जगह को भी हेवन जैसा महसूस करा सकता है, और हेवन को भी नर्क बना सकता है। ठीक है, एक पावरफुल मन। नेक्स्ट पे आएंगे, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। तो ये भी शैटन ही कहता है, बुक फर्स्ट की लाइन है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी ये भी काफ़ी फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, और शैटन के चरित्र का मतलब शैटन का जो कैरेक्टर है, जो उसका स्वभाव, वो दिखाता है। वो लिबर्टी और सत्ता को किसी भी चीज़ से ऊपर रखता है। उसके लिए एक बुरी जगह का राजा बनना एक आदर्श जगह में नौकर बनने से कहीं बेहतर है। तो ये काफ़ी उसके ह्यूब्रिस स्वभाव को दिखाता है, काफ़ी अहंकार। नेक्स्ट पे आएंगे, ही विद हिज थंडर एंड टिल देन हु नो द फोर्स ऑफ दो डायर आर्म्स। तो ये भी कौन कहता है, ये शैटन। ये जो लाइनें हैं ये भी शैटन ही कहता है, बुक फर्स्ट की लाइनें हैं। ठीक है, याद रखना है। शैटन यहाँ पे बहाना बनाता है कि वह हेवन में युद्ध इसलिए नहीं हारे क्योंकि ईश्वर उनसे शक्तिशाली या सही था, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि ईश्वर के पास एक गुप्त हथियार है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक गुप्त हथियार, एक डायर आर्म्स है, जिसको वज्र या बिजली बोलते। तो ये दिखाता है कि शैटन अपनी हार को भी स्वीकार नहीं कर रहा, वो हमेशा बहाने बनाता है। इसको लग रहा है कि हम हारे नहीं हैं गॉड से। ये यूँ बोलता है कि गॉड हमसे शक्तिशाली नहीं है, अधिक शक्तिशाली नहीं है, बल्कि इसलिए हारे हैं क्योंकि उनके पास कोई तो डायर आर्म्स होगा, गुप्त हथियार होगा, जिसकी वजह से हम हार गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट कोट पे आएंगे, विच वे आई फ्लाई इज़ हेल, माई सेल्फ एम हेल। तो ये भी लाइनें, मैं जिस भी रास्ते पर पढ़ता हूँ वह नर्क है, मैं स्वयं ही नर्क हूँ। तो ये लाइनें भी शैटन बोलता है, लेकिन बुक 4 की लाइन है, और ये शैटन की सोलिलोक्वी है। ठीक है, बुक 4 में जब शैटन पृथ्वी पर गार्डन ऑफ ईडन के पास पहुंचता है तो वो अकेले में ये बात सोचता है। ये शैटन का खुद का ही है, मतलब खुद से वो बोलता है। वो फील करता है कि जो हेल है, हेल कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक मानसिक या आत्मिक अवस्था है, जहाँ भी जाएगा वो अपने अंदर के हेल को, अपने अंदर के नर्क को साथ लेकर जाएगा। इससे उसकी पीड़ा की गहराई का पता चलता। मतलब हमारा दिमाग है, जैसे ऊपर ने बताया ना ऊपर, कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है। हमारा दिमाग, हमारा एक पावरफुल जो मन होगा ना, वही सब कुछ हेल को हेवन बना देगा और हेवन को हेल बना देगा। और ये जो शैटन है ये चलता फिरता हेल है, इसके दिमाग में वही सब चलती है, तो इसके लिए तो हर जगह हेल हेल रहेगा। तो वही कह रहा है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ सन टू टेल दी हाउ आई हेट दाई बीम्स दैट ब्रिंग टू माई रिमेम्बरेंस फ्रॉम वॉट स्टेट आई फेल। तो ये भी लाइनें कौन कहता है, ओ सन, हे सूर्य,
टू टेल दी हाउ आई हेट दाई बीम्स, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी जो बीम्स हैं, जो किरणें हैं, उससे कितनी नफरत करता हूँ। दैट ब्रिंग टू माई रिमेंबर्स फ्रॉम व्हाट स्टेट, जो मुझे याद दिलाती है कि मैं किस अवस्था से गिरा था। तो ये भी शैटन ही बोलता है, बुक 4 की लाइन है। शैटन की ये भी एक सोलिलोकी है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि सोलिलोकी है बुक 4 में। वो सूरज को देखकर कहता है, सूरज की जो रोशनी उसे स्वर्ग यानी कि हेवन की डिवाइन लाइट की याद दिलाती है, जिसे उसने खो दिया है। तो ये देखकर उसकी नफ़रत और ईर्ष्या और बढ़ जाती है, उसकी नफ़रत और बढ़ जाती है। तब वो बोलता है, अपने अंदर की जो दर्द है, अपने अंदर का जो पीड़ा है, उसको दिखाता है, सूरज को देख के बोलता है। ठीक है, मतलब उसको हेवन याद आ जाता है, हेवन की वो रोशनी याद आ जाती है सूरज को देख के, जिसे उसने खो दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फॉर सॉलिट्यूड सम टाइम इज़ बेस्ट। ये लाइन कौन कहता है? फॉर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, क्योंकि एकांत कभी कभी अच्छा साथ होता है। तो ये बुक आई थिंक ये बुक 9 है। ठीक है, बुक 9 की लाइन है, एग्रीज विद ईव सजेशन। तो ये लाइनें कहता कौन है? एडम कहता है, और बुक 9 की लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एडम बुक 9 में तब कहता है जब ईव सुझाव देती है कि उन्हें उस दिन अलग अलग काम करना चाहिए ताकि वो अधिक काम निपटा सके। तो एडम शुरू में उसकी बात से सहमत होते हुए ये बात कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बात कहता है कि फॉर सॉलिट्यूड समटाइम इज़ द बेस्ट सोसाइटी, कभी कभी अकेला रहना भी अच्छा साथी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ईव कह रही है कि हम लोग अलग अलग काम करेंगे ताकि काम को निपटा देंगे, लेकिन अगर हम इसका डीप मीनिंग देखें ना, तो इसमें एक गहरी ड्रामेटिक आयरनी है। क्या आयरनी है? कि एडम और ईव को लगता है कि अकेले रहना अच्छा विचार है, लेकिन हम जैसे रीडर, हम जैसे लिसनर जो हैं, जानते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही एडम और ईव अलग हो जाएंगे तो शैतान जो पीछे छिपकर मौके के तलाश में है, वो आके बहका देगा, या तो शैतान को या तो एडम को बहकाएगा, या तो ईव को। उसको एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा बहकाने का। तो जो बात इसलिए जो बातें वो अच्छी तरह समझ रहे हैं, वही उनके पतन का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग थे, तभी तो वो आके बहका दिया। तो यहाँ पे वो लोग को लगता है कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, काम जल्दी हो जाएगा, जो कि एक अपने आप में एक ड्रामेटिक आयरनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, सो स्पेक द फेंड एंड विद नेसेसिटी द टायरेंट्स प्ली एक्यूज्ड हिज डेविलिश डेड्स। तो ये लाइनें भी आपकी कहाँ पे आती हैं, ध्यान रखना है। ये भी लाइनें आपकी मिल्टन कहते हैं बुक 4 की लाइनें हैं। ठीक है, ये बुक 4 की लाइनें हैं, और ये बात खुद मिल्टन बुक 4 में शैटन के बारे में कहते हैं। शैटन जो है वो खुद को सही ठहरा रहा होता है, और उससे मानवता को भ्रष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के खिलाफ उसकी लड़ाई में यही ज़रूरी है। जब वो नहीं प्रॉपर लड़ाई नहीं कर पा रहा ईश्वर से, तो वो सोच रहा है कि ईश्वर की बनाई गई जो रचना है उसी को अब भ्रष्ट किया जाए। तो ये मिल्टन की एक सीधी और पॉलिटिकल टिप्पणी है। मिल्टन जो अब राजशाही के एक कट्टर विरोधी थे, जहां अत्याचारी वो शासकों की आलोचना कर रहे थे, वहीं कहते हैं कि तानाशाह हमेशा अपने बुरे और क्रूर कर्मों को सही ठहराने के लिए देश की आवश्यकता या समय की मांग जैसी दलीलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने शैटन का साथ दिया है, तब इसीलिए उन्होंने कहा था। किसने कहा था? विलियम ब्लैक ने। मतलब मिल्टन जो थे वो तो काफ़ी खिलाफ थे ना इन सारी चीज़ों के, जो कि एक राजशाही के कट्टर विरोधी थे। वो अत्याचार होता था, जो शासक अत्याचार करते थे उनकी आलोचना करते थे। वे कहते थे कि तानाशाह हमेशा अपने बुरे और जो बुरे कर्म हैं उसको सही ठहराने के लिए देश की आवश्यकता या समय की मांग जैसे दलीलों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल। फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल। तो ये लाइनें भी आपकी कहाँ पे आती हैं? ये लाइनें स्पीकर कौन है? गॉड द फादर कहते हैं लाइनें, और आती कहाँ पे है? बुक 3 में ये लाइनें आती हैं, इतना ध्यान रखना है। ये बात खुद ही गॉड द फादर कहते हैं बुक 3 में। वो बताते हैं कि उन्होंने एंजल्स और ह्यूमन को कैसे बनाया। ये जो लाइनें हैं ना, उसमें लाइनें बताते हैं कि वो जो ह्यूमन्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो ये लाइनें पोइट्री की सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस यानी कि फ्री विल को बताती है। यहाँ पे जो गॉड द फादर हैं वो क्लियर करते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिएशन को चुनने की लिबर्टी दी थी। जो एंजल वफादार रहे उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया, और जो शैतान के साथ फॉलन एंजल, वह भी अपना वो उनका डिसीजन था कि वो उन्हें किसके साथ जाना है।
तो इसलिए कोई भी अपने पतन के लिए ईश्वर का दोष नहीं दे सकता। सबको ईश्वर ने क्या किया था, फ्री विल दिया था कि किसके मतलब किसको किसके साथ रहना है, किसको किसके साथ जाना है, या दुनिया में किसको क्या करना है, ऊपर वाले ने सबको फ्री विल दिया है। ये कहने का मतलब है, इसमें आप ईश्वर को दोष नहीं कर सकते। जहाँ पे गलत काम हो रहा है तो सोचो कि गलत काम ईश्वर करा रहा है, नहीं, ईश्वर मतलब ईश्वर ने साफ कहा कि मैंने फ्री विल दिया है, तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम कर रहे हो तो तुम्हारी, अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दिया है, फ्री विल। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ओ फाउल डिसेंट दैट आई हु एस्ट कंटेंडेड विद गॉड्स टू सिट द हाइएस्ट एम नाउ constrained into a beast and mixed with bestial स्लिम। तो इसमें बताना है ये किसने कहा है, ओ फाउल डिसेंट दैट आई। तो ये क्या कहता है, ओ फाउल डिसेंट दैट आई, ओ एस्ट कंटेंडेड, ओ कितना घिनौना पतन है, ठीक है, ओ कितना घिनौना पतन है। हु एस्ट कंटेंडेड, कि मैं, विद गॉड्स टू सिट द हाइएस्ट, कि मैं जिसने कभी देवताओं के बराबरी की, गॉड की जगह पर बैठता था, एंड गॉड की जगह पर बैठता था, सबसे ऊंचा बैठने की होड़ रखता था, एंड नाउ कॉन्स्टेंट इनटू अ बीस्ट एंड मिक्स विद बिस्टाइल स्लिम, और अब मैं क्या बन गया हूँ, एक जानवर के रूप में एकदम लिमिटेड हो गया हूँ, सीमित हो गया हूँ, जानवरों के कीचड़ में मिलने के लिए मजबूर हूँ। ये कौन कहता है, शैतान कहता है कि कभी कभी एक टाइम था कि मैं हेवन में कहाँ बैठता था, गॉड के, देवताओं के बराबरी, एंजल्स के बराबरी बैठता था, ऊँचा बैठने की होड़ में लगा रहता था, और आज एक ऐसा दिन आ गया कि मैं जानवर बना हूँ और जानवरों के कीचड़ में मिलने में मजबूर हूँ। तो ये शैतान कहता है, कब कहता है, जब वो सरपेंट फॉर्म लेता है। बुक 9 में ये बात शैतान तब कहता है जब वो ईव को धोखा देने के लिए एक सांप का रूप धारण करता है, ठीक है, तब ये बात कहता है। मतलब जो कभी वो स्वर्ग का सबसे शानदार एंजल था, ईश्वर से बराबरी करना चाहता था, और अपनी जो एम्बिशन के कारण इतना नीचे गिर गया कि उसे एक तुच्छ सांप बनने का रूप लेना पड़ रहा है, जो उसके पतन से, मतलब उसको काफ़ी घृणा हो रही है, काफ़ी नफरत हो रही है इस पतन पर। नेक्स्ट पे आएंगे। फॉर वॉट कैन स्केप द आई ऑफ गॉड ऑल सीइंग और डिसीव हिज हार्ट ओमनिसिएंट। तो ये बात कौन कहता है, ये बात ना आपके एडम साहब कहते हैं बुक 10 में, ठीक है, बुक 10 में ये कहते हैं, पाप करने के बाद ईव से कहते हैं कि वह ईश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एडम को एहसास होता है कि वो सब बेकार है, ठीक है, ये सब बेकार है भाई, आप पाप कर लोगे, कुछ खाओगे, हम ही दुनिया में कुछ करते हैं, क्या ईश्वर देखता नहीं है? अगर हमारी मान्यता है ईश्वर में, अगर हम चाहे सही करें चाहे गलत करें, सब कुछ हमको लगता है ना, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारी आस्था है, अगर ईश्वर में तो फेथ है, तो हमको लगता है ना कि हम जो भी दुनिया में करते हैं, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा करें, इंसानों की नज़रों से चुरा के, मतलब इंसान ना देखे कोई ऐसा काम कर रहे हैं, चोरी ही कर रहे हैं, तो क्या कोई नहीं देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। हम लोग जानते हैं ना, अगर हम लोग विश्वास करते हैं ऊपर वाले में, तब हमको ऊपर वाले से डर लगेगा। तो यहाँ पे भी वही बात हुई है, एडम और ईव वो काम कर लेते हैं, फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन अब वो ईश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एडम को फिर एहसास होता है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईश्वर क्या है, ओमनिसिएंट है, ठीक है, यहाँ पे वो ईश्वर की ओमनिसिएंट को स्वीकार करते हैं। एडम समझता है, मतलब यहाँ पे एडम जो है वो समझते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए पाप करके उनसे बच निकलना इम्पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। The world was all before them where to choose their place of rest and providence their guide. They hand in hand with wandering steps and slow, though Eden took their solitary way. तो ये लाइनें भी कौन कहता है, आपकी पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइन है, बुक 12 की लाइन है, ठीक है, ये क्लोजिंग लाइन है, ध्यान रखना ये लास्ट की लाइन है, और मिल्टन कहते हैं, ठीक है, मतलब सारी दुनिया, द वर्ल्ड वॉज ऑल बिफोर देम, सारी दुनिया उनके समान थी, वेयर टू चूज देयर प्लेस ऑफ रेस्ट, जहाँ वे अपने आराम की जगह चुन सकते थे, एंड प्रोविडेंस दियर गाइड, और ईश्वरीय विधान उनका क्या था, गाइड था, प्रोविडेंस। दे हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, वे हाथ में हाथ डाले लड़खड़ाते धीमे कदमों से, थ्रू ईडन टुक दियर सोलिटरी वे, ठीक है, वो हाथ में हाथ डाले लड़खड़ाते और धीमे कदमों से एडम यानी कि ईडन से होते हुए अपने सॉलिटरी रास्ते पर निकल पड़े। तो ये लाइनें आपकी बुक 12 की लाइनें हैं, और एडम और ईव का जब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, उनको बैनिश कर दिया जाता है, उनको हेवन से निकाल दिया जाता है, ईडन से निकाल दिया जाता है, तब की लाइन है। ये सबसे लास्ट लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की,
ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लाइन है ये। मतलब वो लोग क्या करते हैं, हाथों में हाथे डालकर धीरे धीरे ईडन से निकल रहे हैं और एक होप के साथ निकल रहे हैं कि कोई तो आएगा फिर हमको दिलाएगा वापस, हम फिर से इस पैराडाइज को पालेंगे। एक नई शुरुआत आशा का सिंबल है। जो उन्होंने हेवन खो दिया है, लेकिन अब उन्हें अपने निर्णय खुद लेने की लिबर्टी है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। तो ये बात कौन करता है? जो केवल बल से विजय प्राप्त करता है, उसे अपने दुश्मन पर केवल आधी ही विजय प्राप्त की है। मतलब जो केवल बल से अगर वो जीतता है तो समझ लो अपने दुश्मन पे वो सिर्फ आधा ही जीता है। तो ये बात ना शर्टन कहता है बुक सेकंड में। कब कहता है? मतलब उसका तर्क है कि हालांकि ईश्वर यानी कि गॉड ने उन्हें शारीरिक रूप से हरा दिया है, लेकिन ये उनकी आत्मा और इच्छा शक्ति को नहीं हरा पाए। मतलब इसका कहना है कि हम लोग को गॉड ने हरा दिया है सिर्फ बॉडली, शारीरिक रूप से हरा दिया, लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसको नहीं हरा पाए। तो शैटन के मुँह से ये जो बात निकली, ये काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से गहरी बात थी। इसका मतलब सच्ची जीत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं मिलती। जब तक आप अपने दुश्मन के मन और आत्मा को नहीं जीत लेते, आपकी जीत अधूरी है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बोलता था ये। नेक्स्ट पे आएंगे। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो ये भी बातें कौन बोलता है? ये भी बातें शर्टन ही बोलता है। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बाय हाफ हिज फो। मतलब जो केवल एक मिनट मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, इस लाइन पे गलत लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हु ओवरकम्स बाय फोर्स, इस लाइन को समझते हैं पहले हम, ठीक है। करना था इस लाइन को एक्सप्लेन, मैंने उसको कर दिया। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। तो ये जो लाइनें हैं ना कि लॉन्ग इज द वे, लंबा और कठिन वह है रास्ता, ठीक है। एंड हार्ड, लंबा और कठिन है वह रास्ता। तो यहाँ पे कहा गया लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड एंड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट, यानी कि लंबा और कठिन है वो रास्ता जो नर्क से बाहर प्रकाश की ओर जाता है। तो ये लाइनें भी शैटन कहता है, बुक सेकंड में कहता है, ध्यान रखना है, जो कि एक आयरनी है ये लाइनें, ठीक है। यहाँ पे मिल्टन यूज़ करते हैं लॉन्ग इज़ द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। तो ये बात ना शैटन बुक सेकंड में तब कहता है जब वो नर्क से, हेल से पृथ्वी तक की खतरनाक यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा होता, तब ये बात कहता है। तो इन लाइनों में ना एक गहरा आयरनी है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई हीरो है ना जो मोक्ष की तलाश में या ज्ञान की तलाश में किसी पवित्र यात्रा पर जा रहा हो, लेकिन शैटन ये जो यात्रा कर रहा है ना, ये अच्छाई के लिए नहीं कर रहा है, वो तो मानवता को नष्ट करने जा रहा है, दुनिया में अंधकार फैलाने के लिए कर रहा है। तो मिल्टन जानबूझकर मोक्ष की जो लैंग्वेज है उसका यूज़ विनाश के लिए कर रहे हैं। तो ये एक आयरनी है, जहाँ पे एक हीरो मोक्ष पाने के लिए ये सारी लैंग्वेज का यूज़ करता है, ज्ञान पाने के लिए, वहीं पे शैटन भी वही चीज़ यूज़ कर रहा है। शैटन थोड़ी ना, मिल्टन यूज़ कर रहा है शैटन के लिए, लेकिन शैटन क्या करने जा रहा है? बुराई का मानवता को भ्रष्ट करने के लिए जा रहा है, ठीक है। आते हैं, इसको मैंने कर दिया था। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो स्पीकर है शैटन, बुक फर्स्ट में ये बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो केवल बल से विजय प्राप्त करते हैं, अपने दुश्मन पर केवल आधी ही विजय प्राप्त करते हैं। ये भी लाइनें हैं, ठीक है, कि ईश्वर ने उन्हें शारीरिक रूप से हराया है जबकि उनकी आत्मा और इच्छा शक्ति को नहीं हरा पाया। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट पे आएंगे। एथेंस द आई ऑफ ग्रीक मदर ऑफ आर्ट्स एंड इलोक्वेंस। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? एथेंस द आई ऑफ ग्रीस, यानी कि एथेंस ग्रीस यानी कि ग्रीक की आँख, मदर्स ऑफ आर्ट्स कलाओं का जो, एंड इलोक्वेंस तो जो आपकी आर्ट्स है, जो इलोक्वेंस है उसकी जननी। तो ये जो लाइनें हैं ना आपकी कहाँ पे आती हैं? पैराडाइज रीगेन में आती हैं। नरेटर यही मिल्टन है। पैराडाइज रीगेन के बुक 4 की लाइन है, शैटन सो जीसस एथेंस। तो ये लाइनें मिल्टन की दूसरी जो एपिक पोयम है पैराडाइज रीगेन, जिसमें 4 बुक्स है। नरेटर ये तब कहते हैं जब जीसस को प्राचीन एथेंस की महिमा दिखाकर टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। कौन? शैटन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। फॉर वॉट इज ग्लोरी बट द ब्लेज ऑफ फेम एंड वॉट इज द फेम बट प्रेज फिक्टिसस एंड वेन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपकी पैराडाइज रीगेन की, ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है। ये बात जो कहते हैं ये जीसस कहते हैं। पैराडाइज रीगेन के बुक 3 की लाइन है,
ध्यान रखना है इसको। ये बात ना जीसस पैराडाइज रीगन में तब कहते हैं जब शैतान उन्हें जो वर्ल्डली ग्लोरी है यानी कि संसारिक महिमा और प्रसिद्धि का लालच देता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, तब ये लाइनें वो कहते हैं, ठीक है। ये लाइनें जो हैं ध्यान रखना है, ये लाइनें जो हैं, ये जो ईसाई विनम्रता है या वर्ल्डली ग्लोरी है उसके बीच के अंतर को दिखा रहा है। जीसस जो हैं वो क्या करते हैं, जो क्लासिकल हीरो वाली प्रसिद्धि महिमा इन सभी चीज़ों को वो क्या करते हैं, व्यर्थ मानते हैं, कहते हैं ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। उनके लिए सच्ची महानता वही विनम्रता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, आंतरिक शक्ति में है, ना कि बाहरी दिखावे में है। तो बाहरी दिखावे वाली सारी चीज़ें जो भी शैतान उनके सामने रखता है तो ये क्या करते हैं, सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, उनके लिए सब मायने नहीं रखता, ठीक है। एरियोपैजिटिका की लाइनें देख लेते हैं। मिल्टन मोस्ट फेमस प्रोज ट्रैक अगेंस्ट सेंसरशिप, ये जो इनका प्रोज ट्रैक था ये किसके खिलाफ था, सेंसरशिप के खिलाफ था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, एरियोपैजिटिका को। एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज किल अ गुड बुक, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी, बुक्स एम्बॉडी द लिविंग स्पिरिट ऑफ दियर ऑथर पावरफुल मेटाफर अगेंस्ट सेंसरशिप। तो मैंने कहा था एरियोपैजिटिका की लाइन है कि अच्छी किताब को मारना लगभग एक इंसान को मारने जैसा है। ये मैंने कितनी बार ही पढ़ाया है। मिल्टन यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि किताबें केवल नॉन लिविंग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि उनमें अपने राइटर की एक लिविंग स्पिरिट और थॉट्स का सार होता है। मतलब राइटर की जीवित आत्मा और विचार शामिल होते हैं बुक्स में। राइटर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन की राइटर क्या करता है, अपनी जब वर्क लिखता है तो उसमें अपनी आत्मा को डाल देता है, अपने विचार को डाल देता है। तो अगर आप बुक को कहीं भी डिस्ट्रॉय करते हो, समझ लो कि आप मर्डर कर रहे हो, एक इंसान को मार रहे हो। इनका कहना ये था, ठीक है। तो ये सेंसरशिप के खिलाफ बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। मिल्टन का मानना है एक अच्छी किताब को नष्ट करना केवल कागज़ या स्याही को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उस राइटर के जीवित तर्क जो उस बुक में है, उसकी जो आत्मा है उसकी हत्या करना जो उस किताब में बसती है। तो इस तरह वो सेंसरशिप को हत्या जितना गंभीर अपराध बताते थे कि सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, बुक को मार रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर गॉड्स इमेज बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई। तो ये भी लाइनें आपके एरियोपैजिटिका की लाइनें हैं, इसमें भी वही बात होती है। इस लाइनों में ये पिछली बात का ही विस्तार है जहाँ किताबों को जीवित प्राणी के रूप में देखा जाता है। तो मिल्टन यहाँ पे भी अपने तर्क को और गहरा कर रहे हैं, उसी बात को और गहरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक इंसान की हत्या करना, समझ लो ये एक प्राणी की हत्या करना है, जहाँ एक अच्छी किताब को नष्ट करना उससे भी बड़ा पाप है, क्योंकि ये तर्क की हत्या नहीं है, बल्कि एक इंसान को, मतलब एक इंसान की हत्या करना हुआ, ऐसा कुछ। मतलब ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है जो तर्क है, उसकी हत्या करना नहीं, बल्कि एक इंसान को हत्या करना, आप जो बुक को नष्ट करते हो। तो वही चीज़ें ये यहाँ पे भी बता रहे हैं कि हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर, कि जो एक मनुष्य को मारता है वो एक तर्क संगत प्राणी होता है। गॉड इमेज, ईश्वर को समझ लो वो ईश्वर की इमेज को मार रहा है। बट ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक, लेकिन जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है, रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई। तो समझ लो वो खुद के रीजन को ही मार डालता है, ईश्वर की इमेज को ही मानो उसकी आंख में ही मार दे रहा, कुछ इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई कैन नॉट प्रेज अ फ्यूजिटिव एंड क्लाइस्टर्ड वर्च्यू अनएक्सरसाइज्ड एंड अनब्रीथेड दैट नेवर सैलीज आउट एंड सीज हर एडवर्सरी। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, एरियोपैजिटिका की लाइनें हैं, ध्यान रखना है ये भी लाइनें। तो मिल्टन यहाँ इस विचार को खंडन कर रहे हैं कि लोगों को बुरे विचार और किताबों से बचाकर रखना चाहिए। ये मिल्टन का एक पॉलिटिकल दर्शन है, मतलब एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उनका मानना है कि जो सच्चा सद्गुण वही है, सच्ची क्वालिटी वाला वही है जिसे बुराई से छिपा कर रखा जाए। सच्ची क्वालिटी या सच्चा गुण वही है जो बुराई, टेम्पटेशन, झूठ का सामना करे और फिर भी अच्छाई को चुने। तो एक ऐसा गुण जिसकी कभी परीक्षा ही नहीं हुई, वो कमज़ोर और अर्थहीन हो। भाई एक मठ में बंदा रह रहा है, एक टेम्पल में बंदा रह रहा है, यानी कि मठ में, मस्जिद में, मंदिर में अच्छे से रह रहा है वो, समझ लो उसके अंदर उसने कभी वो झूठ का, बुराई का, टेम्पटेशन का कभी सामना ही नहीं किया। तो क्या उसकी क्या परीक्षा कर ले पाओगे, वो तो हमेशा ही अच्छा बना रहेगा। अरे अच्छाई की बात तो तब है, एक सच्चा गुणी वाला पर्सन तो तभी होगा ना जब वो बुराई का सामना करेगा, टेम्पटेशन का सामना करेगा, झूठ का सामना करेगा, है ना।
तब भी इन सभी का सामना करने के बाद भी वो अच्छा बना रहा, तो समझ लो वो सबसे अच्छा गुणी इंसान है। ये बात इन्होंने कहा है, ठीक है। लोगों को बुरे विचार और किताबों से बचा कर रखना चाहिए, यहाँ पे कहा था। लेकिन नेक्स्ट में आएंगे, लेट हर एंड फॉल्सहुड ग्रैपल हु एवर न्यू ट्रूथ पुट टू द वर्ड्स इन अ फ्री एंड ओपन एनकाउंटर। तो ये भी लाइनें आपकी एरियोपेजिटिका की ही लाइनें हैं। यहाँ मिल्टन लिबर्टी यानी कि जो लिबर्टी है, स्वतंत्र बहस और विचारों को खुले आदान प्रदान के रूप में बात कर रहे हैं। तो ये लाइनें ना, अगर देखा जाए, इसमें मिल्टन का मानना है कि यदि सच और झूठ को खुले तौर पर बहस करने का मौका दिया जाए तो अंत में जीत किसकी होगी? अंत में हमेशा किसकी जीत होगी? सत्य की होगी। इसलिए किताबों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि सत्य अपनी रक्षा स्वयं करने में कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, गिव मी द लिबर्टी। सारी इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइनें। लेटर एंड फॉल्सहुड ग्रैपल, इसका मतलब यही हुआ कि उसे, यानी कि उसे सच को और झूठ को आपस में भिड़ने दो, ये बात कहा गया। मैंने इसका मतलब समझा दिया है। गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियंस अबव ऑल लिबर्टीज़। तो यहाँ पे कह रहे हैं मुझे जानने की, बोलने की, अपनी अंतर आत्मा के अनुसार स्वतंत्र रूप से बहस करने की लिबर्टी दो, जो सभी लिबर्टीज से ऊपर है। तो ये भी एरियोपेजिटिका का क्लाइमेक्स लाइन है, ये क्लाइमेक्स की लाइन है। जब एरियोपेजिटिका में बहस करते करते वो क्लाइमेक्स पे पहुँचते हैं तो ये लाइनें बोलते हैं, ठीक है। जहाँ मिल्टन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अपील डालते हैं तो ये बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मिल्टन यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार और यानी कि जो थॉट्स है, जो एक्सप्रेशन है, उसकी लिबर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, अन्य सभी सिटीजन लिबर्टी से बढ़कर, क्योंकि इसके बिना कोई भी दूसरा लिबर्टी वास्तव में मौजूद ही नहीं रह सकता। मतलब लिबर्टी मिलनी चाहिए, जो आप सोच सकते हो, जो बोलने की, जानने की, बहस करने की, इन सभी की लिबर्टी होनी चाहिए। लिसिडस पे आ जाएंगे, एक पेस्टोरल एलजी है, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। अभी मैं कोट करा रही हूँ, मतलब फैक्ट के थ्रू करा रही हूँ, लाइनों के थ्रू करा रही हूँ। बाद में इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यूपीटीजीटी है, ठीक है, यूपीटीजीटी। तो यूपीटीजीटी के लिए मैं इसका जरूर क्वेश्चन, मतलब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। बाकी ये मिल्टन आपके कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, मिल्टन आपके मैं बता दे रही हूँ। यूपीटीजीटी में तो है ही है मिल्टन, ठीक है, यूपीटीजीटी में मिल्टन है, और आपके आई थिंक पीजीटी में नहीं है, और आपके जीआईसी में आई थिंक मिल्टन है, आपके एलटी में मिल्टन है। मतलब एलटी में मिल्टन का तो पैराडाइज लॉस्ट ही है पूरा, तो पैराडाइज लॉस्ट मैंने करा ही दिया है। अभी पैराडाइज लॉस्ट से इंपॉर्टेंट कोट भी करा दिया, तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सबके लिए, ठीक है। लिसिडस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। फॉर लिसिडस इज डेड एर हिज प्राइम, अ यंग लिसिडस एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पीयर। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये लिसिडस की लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये मिल्टन की पेस्टोरल एलजी है। मिल्टन किस पे लिखे हैं? एडवर्ड किंग पर लिखे हैं। तो फॉर लिसिडस इज डेड एर हिज प्राइम, क्योंकि लिसिडस जो है वो मर चुका है। डेड एर हिज प्राइम यानी कि अपनी युवावस्था से पहले ही वो मर चुका है। यंग लिसिडस एंड हैड नॉट लेफ्ट हिज पीयर, युवा लिसिडस, और उसने अपने जैसा टैलेंटेड कोई पीछे नहीं छोड़ा है। मतलब जो लिसिडस है वो अब नहीं है, वो मर चुका है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, ये शुरुआती, नरेटर कहता है, आई थिंक मिल्टन कहते हैं ओपनिंग लेमेंट है, शुरुआती लाइन है, ठीक है। पोएट्री की ये शुरुआती लाइन है, जिसमें एक ना गहरा विलाप है, लेमेंट कर रहे हैं मिल्टन यहाँ पे लिसिडस में। मिल्टन अपने दोस्त एडवर्ड किंग को एक पोइटिकल नाम दिया है, उसका नाम है लिसिडस, और मिल्टन खुद को शेफर्ड बताते हैं और उस एडवर्ड किंग को भी शेफर्ड बताते हैं, ठीक है। तो इन लाइनों में मिल्टन क्या कहते हैं? मिल्टन यहाँ पे इन लाइनों में एक क्लासिकल ट्रेडिशन का पालन करते हैं, जहाँ वो शेफर्ड्स यानी कि खुद को शेफर्ड्स और अपने साथी लिसिडस को भी शेफर्ड्स दोनों को बताते हैं, जिसकी अनटाइमली डेथ पर वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पोइट्री का एक ट्रेजिक माहौल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। फेम इज़ द स्पर दैट क्लियर स्पिरिट डोथ रेज दैट लास्ट इंफॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। तो ये भी लाइनें, यहाँ पोएट इस बात पर विचार कर रहे हैं, मिल्टन ही कह रहे हैं ये भी। तो यहाँ पोएट जो इस लाइनों में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक कवि हो, चाहे एक पोएट हो, चाहे स्कॉलर्स के रूप में इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर डेथ इतनी जल्दी आ सकती है। तो इनका मतलब यही है कि प्रसिद्धि कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मिल्टन इसे कुलीन मन के अंतिम कमजोरी भी कहते हैं।
मतलब कहते हैं कि अगर कोई पोएट है, अगर कोई विद्वान है, इतनी मेहनत कर रहा है, किस लिए? प्रसिद्धि के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा अगर मौत ही इतनी जल्दी आ सकती है। नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आया भी है एग्जाम में, हाँ, फेम वाला। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद रुथ एंड ओ ये डॉल्फिन्स वेप्ट एंड हैपलेस यूथ। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ये भी लाइनें आपकी लिसिडस में है, नरेटर बोलता है, ध्यान रखना है। ये पोयम का एक मोड़ आता है, मतलब ये पोयम में एक पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है जहाँ पोएट पर्सनल दुख से हटकर अब दिव्य शक्तियाँ जैसे कि एंजल्स सेंट माइकल और नेचर डॉल्फिन को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ईसाई यानी कि जो क्रिश्चियन एंजल हैं और क्लासिकल डॉल्फिन दो सिंबल्स का यूज़ किए हैं जो पोइट्री को क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल एहसास दिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? अपनी बात से हटकर, अपने पर्सनल दुख से हटकर वो दो शक्तियों के बारे में बात करते हैं। एक तो किसका? डॉल्फिन का, और दूसरा किसके बारे में बात करते हैं? एंजल सेंट माइकल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लुक होमवर्ड एंजल नाउ, हे एंजल अब घर की ओर देखो, एंड मेल्ट विद रूथ, ठीक है, और करुणा से पिघल जाओ, एंड ओ ए डॉल्फिन्स, और हे डॉल्फिन वेफ द हैपलेस यूथ, उस अभागे युवक को ले जाओ। ठीक है, इस तरह वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, फिर आ जाएंगे, वीप नो मोर ओ फुल शेफर्ड्स वीप नो मोर फॉर लिसिडस योर शोरो इज़ नॉट डेड। ठीक है, तो ये भी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब और मत रो दुखी चरवाहो, अब और मत रो, मतलब उस शेफर्ड्स को बोल रहे हैं। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? शेफर्ड्स को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा लिसिडस, तुम्हारा दुख मर गया है, अब जीवित नहीं है। अब कहाँ जीवित है? अब स्वर्ग में जीवित है। तो ये भी पोयम, ये जो पोयम का एक कंसोल वाला पार्ट है, जहाँ पे विलाप करते करते वो कंसोल भी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे विलाप समाप्त हो जाता है एक कंसोलेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि ऑल दो लिसिडस का, मतलब जो लिसिडस का शरीर है यानी कि एडवर्ड किंग का जो शरीर है वो मर चुका है, उनकी आत्मा ईसाई धर्म के अनुसार दोबारा जीवित होकर अब स्वर्ग में है। ठीक है, ईसाई धर्म में कहा जाता है ना, दोबारा मरने के बाद इंसान जीवित हो जाता है, वो जन्नत में चला जाता है, हेवन में चला जाता है। इस तरह अच्छा कर्म करेगा तो हेवन में चला जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो हेल में जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लिसिडस जो है वो अब मर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। तो ये फाइनल लाइन है इसी की, लिसिडस की ही है फाइनल लाइन, कल नए जंगलों और नए चारागाहों की ओर। ठीक है, तो ये लाइन भी काफ़ी, ये लाइन दिखाती है कि शोक अब समाप्त हो गया, जो लेमेंट हो रहा था वो समाप्त हो गया और जीवन को आगे बढ़ाना है। तो शेफर्ड्स है, पोएट, अब मतलब जो चरवाहा पोएट है वो अपने दुख से उबर चुका है, यानी कि मिल्टन अपने आप को चरवाहा बता रहे हैं, शेफर्ड्स बता रहे हैं, और जिस पे वो विलाप कर रहे हैं उनको भी शेफर्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो जो पोएट है वो अपने दुख से उभर चुके हैं और नई चुनौतियों का सामना करने, अपने जीवन के काम को जारी रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, सोनेट्स की इनकी लाइन अगर हम देख लें, इनके इंपॉर्टेंट सोनेट्स की लाइन है। अभी मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी तो उसमें हम और अच्छे से करेंगे, जैसे कि एलेग्रो, इल पिंसेरो, इन सभी की लाइनें हम लेंगे। इनकी सोनेट्स की अगर मैं बात करूं, ये किसकी लाइन है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड। तो सोनेट 19 इसे कहा जाता है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ठीक है, ये लिखा जाता है आफ्टर ब्लाइंडनेस, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि जब मैं सोचता हूँ मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, एर हाफ माई डेज, एर मतलब बिफोर, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मेरे आधे दिन बीतने से पहले ही इस अंधेरी और विशाल दुनिया में। तो यहाँ मिल्टन ना, ये मिल्टन के सबसे फेमस सोनेट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की शुरुआती लाइन है, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अंधे होने के बाद लिखा। यहाँ पे इन्होंने लाइट का मतलब आंखों की रोशनी बताया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट का मतलब क्या हुआ? आंखों की रोशनी। लाइट का मतलब क्या होता है? आंखों की रोशनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, लाइट का मतलब आंखों की रोशनी। तो मिल्टन अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधे हो जाने पर एक गहरा, मतलब उनको लगता है कि मेरी भी आधी उम्र ही बीती है और मैं अंधा हो गया हूँ। काफ़ी मुझ पर, मतलब अपने मुसीबत के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं कि मेरी भी आधी उम्र भी नहीं हुई और मैं पूरी तरह से अंधा हो गया।
उन्हें चिंता है कि अब अंधा तो हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, तो उन्हें चिंता है कि अब वो अपने पोइट्रिक टैलेंट का यूज़ ईश्वर की सेवा में कैसे कर पाएंगे। ईश्वर ने उन्हें क्या दिया है, पोइट्री लिखने का टैलेंट। अब चूंकि अंधे हो गए हैं तो वो कैसे अब उस चीज़ को कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने टैलेंट दिया। अगर मैं उस टैलेंट का यूज़ नहीं करूँगा फिर जाऊँगा ईश्वर के सामने क्या मुँह दिखाऊँगा, ईश्वर मुझे सजा देगा। कुछ इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट दी नाइट। तो उसकी ये भी लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सारी लाइनों को नहीं लिया गया है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो लिया गया है। गॉड डॉथ एग्जैक्ट डे लेबर डे नाइट। क्या ईश्वर अब भी मुझसे दिन भर की मेहनत की उम्मीद करता है जबकि उसने मेरी रोशनी छीन ली है। ये बात इन्होंने कहा है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है। क्या अब भी वो चाहता है, जबकि मेरी रोशनी तो उन्होंने छीन लिया है, क्या अब भी चाहता है कि अब भी मैं लेबर की तरह काम करूं, जो कि ये रोशनी उन्होंने मेरी छीन ली है। क्या अब भी वो उम्मीद लगा के रखे हैं। तो मिल्टन को डर है कि अंधा होने के कारण वो अपनी टैलेंट का उपयोग नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, ईश्वर उनसे नाराज़ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। काफ़ी दुविधा में है मिल्टन, क्या करें क्या ना करें। नेक्स्ट पे आएंगे, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये भी आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, क्लोजिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस करते हैं, यानी कि गॉड की, ईश्वर की जो इच्छा है ना उसको स्वीकार करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं। ये सोनेट की सबसे लास्ट लाइन है, सबसे फेमस लाइन भी है। ये मिल्टन के जितना भी उन्होंने प्रश्न किया था 8 लाइन में, ये एक सोनेट है ना, तो सोनेट के 8 लाइन में इन्होंने क्वेश्चन किया और 6 लाइन में इस क्वेश्चन का इनको आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब आंसर यहाँ मिल्टन का ना जो क्वेश्चन का आंसर है उसे कौन देता है, पेशेंस को ना पर्सोनिफाई किया गया है कि कोई पर्सन है और ये जवाब देता है मिल्टन को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो लाइन है ये ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का एक सिंबल है। मिल्टन को यहाँ पे एक बोध होता है, एक सच्चाई का पता चलता है कि ईश्वर की सच्ची सेवा केवल बड़े बड़े काम करने में नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक कष्ट को, जो जैसे ईश्वर ने आपको कष्ट दे दिया, आप ब्लाइंड हो गए, उसको सहो, ईश्वर की डिसीजन मतलब ईश्वर के डिसीजन को सही मानो, वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। जैसे हमारे जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं, मुश्किल आ जाती हैं, तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। ये नहीं कि आप ईश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो, पूजा करो, दान करो या बहुत बड़े बड़े काम करो, तभी आप समझ लो कि हाँ ईश्वर के लिए कर रहे हो। नहीं, ईश्वर ने आपको परेशानी दी है तो उसको भी आप क्या करो, उनका शुक्रिया अदा करके उसको झेलो, उसको सहो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सेवा है, ऐसा कहना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगले सोनेट पे आते हैं। एवेंज ओ लॉर्ड दाई स्लॉटर्ड सेंट्स हुज बोन्स लाई स्कैटर्ड ऑन द एल्पाइन माउंटेन्स कोल्ड। तो ये सोनेट 18 की लाइन है। ये सोनेट 18 इनका क्या है, तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें इस पे हम, सोनेट 18 की लाइन है। ठीक है, एवेंज ओ लॉर्ड दाई स्लॉटर्ड सेंट्स हुज बोन्स। तो ये ध्यान रखना, हे प्रभु मतलब अपने मारे गए संतों का बदला लो जिनकी हड्डियाँ ठंडे एल्पाइन माउंटेन्स पर बिखरी पड़ी है। तो ये मतलब सोनेट 18 की लाइन है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इस सोनेट में इटली के पिडमोन क्षेत्र में क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन के क्रूर नरसंहार की रिएक्शन में लिखा गया है। मतलब ये एक पर्सनल सोनेट नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल पॉलिटिकल धार्मिक विरोध है। मिल्टन यहाँ गॉड से अत्याचारी यानी कि ईश्वर से जो अत्याचार किए हैं, अत्याचारियों के खिलाफ बदला लेने के लिए एक इन्वोक कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ मिल्टन को एक पोएट के साथ साथ एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में भी दिखाता है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ओ एवेंज, बदला लो, ओ गॉड बदला लो, दे स्लॉटर्ड सेंट, उन मारे हुए संतों के लिए आप बदला लो जिनकी हड्डियाँ कहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, एल्पाइन माउंटेन्स पर बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सोनेट 18 की लाइन है। ओके, इसका टाइटल क्या है सोनेट 18 का, आप लोग बताइएगा। इसका टाइटल क्या है सोनेट 18 का, टाइटल आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। मी थॉट आई शॉ माई लेट स्पाउस सेंट ब्रॉट टू मी लाइक एल्सेस्टिस फ्रॉम द ग्रेव। तो ये सोनेट 23 की लाइन है। ठीक है, ये भी मिल्टन की ही सोनेट है। तो ये एक बहुत ही पर्सनल सोनेट है। ठीक है, पर्सनल सोनेट है जिसमें मिल्टन अपनी डेड वाइफ, इनकी जो दूसरी पत्नी है ना, कैथरीन वुडकॉक के बारे में एक सपने के बारे में बताते हैं। मतलब वो एक सपना देखते हैं अपनी सेकंड बीबी का, कैथरीन वुडकॉक को। हालांकि ऐसा लगता है कि अंधे होने के बाद उन्होंने शादी की थी और उन्होंने कैथरीन वुडकॉक का फेस नहीं देखा था, लेकिन सपने में कैथरीन वुडकॉक उनको दिखती हैं। तो उस सपने के बारे में बताते हैं इस पोयम में।
ठीक है। तो यहाँ मिल्टन अपनी पत्नी की तुलना ग्रीक पौराणिक जो कहानियाँ हैं, एक कैरेक्टर है अल्सेस्टिस से करते हैं। ये ग्रीक पौराणिक कहानियों की एक कैरेक्टर है अल्सेस्टिस से करते हैं, जिसकी डेथ के बाद वापस जीवन में लाया गया था। तो यहाँ पे एक पर्सनल दुख दिखाया जा रहा है। सपना टूट जाता, मतलब वो सपने में देखते हैं, सपना टूट जाता है, जब वो जागते हैं तो उसे अपने अंधेपन, अकेलेपन का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब उस देखते हैं कि हाँ कोई आई है सपने में, ये सारी चीज़ें देखते हैं, अपनी बीबी का सपना देखते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, इसका भी टाइटल आपने बताना है, सोनेट 23 का भी टाइटल बताना है। देखते हैं कितने लोग को टाइटल पता है इसका टाइटल बताना है, दोनों का टाइटल मैंने पूछा है। ठीक है, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। तो यहाँ पे बताना है, अब यहाँ पे बताना है कि पीस हैथ हर विक्ट्रीज, यानी शांति की भी अपनी जीतें होती हैं, नो लेस रिनाउंड देन वॉर, जो वॉर की जीतों से कम प्रसिद्धि नहीं है। तो ये सोनेट के इंग्लैंड के शासक ओलिवर क्रॉमवेल को एड्रेस है, और ये सिविल वार के समाप्त के बाद लिखा गया था, मिल्टन ने लिखा था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। ये एक सोनेट है ये भी, और इन्होंने क्रॉमवेल के लिए लिखा था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और मिल्टन यहाँ पे एक महान सेनापति क्रॉमवेल से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अब उनका ध्यान युद्ध से हटकर शांति स्थापित करना और एक अच्छा समाज बनाने पर होना चाहिए। तो ये एक फेमस कहावत भी है, एफोरिज्म में बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वो बता रहे हैं, ये एक एफोरिज्म में बन गया है कि पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन। तो ये क्रॉमवेल से कह रहे हैं कि अब उनका ध्यान कहाँ से, युद्ध से हटकर एक शांतिपूर्ण समाज बनाना चाहिए। सैमसन एगोनिस्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। सैमसन एगोनिस्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें इसकी भी हैं। ओ डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून। ठीक है, रिकवरेबली डार्क टोटल एक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे। ठीक है, तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्ट में आती हैं। स्पीकर इसका कौन है, तो सैमसन है, और ये ओपनिंग सोलिलोकी है। ठीक है, ये क्या है, ये ओपनिंग सोलिलोकी है, ये ध्यान रखना है। ये प्ले की शुरुआत में सैमसन का पहला सोलिलोकी है, वो अंधा है और फिलिस्तीनियों के कैद में है। इन लाइनों में मिल्टन के स्वयं के अंधेपन का दर्द झलकता है इन लाइनों में। ओ डार्क, ठीक है, अंधेरा शब्द 3 बार इन्होंने दोहराया है, तो सैमसन की गहरी निराशा को दिखाता है। मतलब ये दिखाता है कि केवल शारीरिक अंधकार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक अंधकार का भी सिंबल है। जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से ही अंधा हो। नेक्स्ट पे आएंगे, द सन इज टू मी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सन इज टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज द मून व्हेन सी डिजर्ट द नाइट हिड इन हर वेकेंट इन इंटरलूनर केव। तो ये भी लाइनें कौन कहता है, सैमसन कहता है। इसका भी स्पीकर कौन है, सैमसन ही है। द सन टू मी इज़ डार्क। ठीक है, मतलब मेरे लिए सूरज कैसा है, वो अंधकार है। एंड साइलेंट एज द मून, चंद्रमा की तरह मौन है। व्हेन सी डिजर्ट द नाइट, जब वो रात छोड़कर, हिड अर वैकेंट इंटरलूनर केव, जब वो रात छोड़कर अपने खाली गुफा में छिप जाता है। तो सैमसन यहाँ पे अपने अंधेपन पर क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है। ठीक है, सैमसन एक दृश्य का अनुभव कर रहा है, सूर्य का अंधकार, जो उसे कैसा लग रहा है, एक मौन के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, प्रॉमिस वॉज दैट आई शुड इज़राइल फ्रॉम फिलिस्तीन योक डिलीवर। तो ये भी सैमसन ही कहता है वचन है, वादा ये था कि मैं इज़राइल को फ़िलिस्तीन की दास्ता से मुक्त कराऊंगा, फ़िलिस्तीन के गुलामी से मुक्त कराऊंगा। तो सैमसन अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठा रहा है कि उसे गॉड ने एक महान मिशन के लिए चुना था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अंधा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, गुलाम हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन। तो ये कौन कहता है, कोरस ही कहता है। कोरस कहते हैं किसमें, सैमसन एगोनिस्ट में कोरस कहते हैं कि जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर का जो रास्ता है वो न्यायपूर्ण है। एंड जस्टिफिएबल टू मैन, और ह्यूमंस के लिए वो जस्टिफिएबल है, यानी कि न्यायोचित है, जस्टिफाई है, ठहराए जा सकते हैं। तो ये बात कोरस कहते हैं, सैमसन की डेथ के बाद कहते हैं। सैमसन ने मंदिर के जो स्तंभ है, जो मंदिर का जो स्तंभ होता है ना, उसको गिराकर अपने दुश्मनों के साथ खुद को भी मार लेते हैं। तो ये बात वो कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल आर नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्वाइट अस इन अ डेथ सो नोबल। तो ये लाइनें आपकी भी, ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ये भी लाइनें आपकी उसमें आती हैं, सैमसन में ही आती हैं। और कहता कौन है? आई थिंक ये सैमसन कहता है, मनोवा तो नहीं कहता। ठीक है, ये क्लोजिंग लाइन है और मुझे लगता है ये सैमसन ही कहता है। कहता है कि नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल, ना विलाप करने के लिए है। नॉक द ब्रेस्ट, ना छाती पीटने के लिए है। ना कोई कमजोरी है, ना कोई डिस्प्रेज है, ना कोई निंदा है, ना कोई दोष है ना, कुछ नहीं सिवाय अच्छाई और सुंदरता के, और जो कुछ हमें इतनी महान डेथ में शांत करता है। तो ये प्ले की अंतिम लाइन है। मुझे लगता है ये सैमसन ही बोलता है, मनोवा नहीं। मैं इसको क्लियर करूँगी एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मुझे लगता है सैमसन ही बोलता है ये लाइनें। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बता दूंगी, लेकिन सैमसन ने, जहाँ तक मुझे लगता है ये सैमसन ने कहा है। मनोवा मैं नहीं मानती मनोवा को। अदर वर्क्स कॉमर्स, आर्केड्स एंड शेक्सपियर वर्ड्स, ऑन शेक्सपियर वर्ड। तो कॉमर्स से, आर्केड से एंड ऑन शेक्सपियर से देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखा जाएगा, ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है। ठीक है, वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है, जो कि एक ट्रिब्यूट पोएम है, सेकंड फोलियो में आया था एज ए ट्रिब्यूट, वहाँ पे शामिल हुआ था ये पोएम। तो मेरे शेक्सपियर को अपने ऑनर्ड बोन्स के लिए क्या ज़रूरी है? पत्थरों के ढेर के रूप में एक एज की परिश्रम। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, इस लाइन मतलब यहाँ पे मिल्टन एक ट्रिब्यूट, ये मिल्टन की एक ट्रिब्यूट पोएम है। ठीक है, जो शेक्सपियर का जो आया था ना सेकंड फोलियो में, ये वहाँ पे अपीयर हुई थी एक ट्रिब्यूट के रूप में। तो मिल्टन यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि शेक्सपियर जैसे महान राइटर को किसी टूम या किसी पत्थर के स्मारक की क्या ज़रूरत है? उनका असली स्मारक उनके वर्क्स हैं, जो रीडर के दिलों और दिमाग में हमेशा जीवित रहेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट द सेंटर एंड इंजॉय ब्राइट डे, बट ही दैट हाइड्स अ डार्क सोल फाउल थॉट बी नाइटेड वॉक्स अंडर द मिड डे सन। तो ये कॉमर्स की लाइन है, एल्डर ब्रदर कहता है, ध्यान रखना है। कौन कहता है? एल्डर ब्रदर कहता है। ठीक है, ये लाइन मास्क में है। मास्क में जो बड़ा भाई है अपनी द लेडी, मतलब द लेडी के दो भाई रहते हैं ना, जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ही हैज़ दैट, यहाँ पे कहता है कि ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट। तो जिसके अपने क्लियर ब्रेस्ट में लाइट हो, यानी कि अपने क्लियर ब्रेस्ट मतलब क्या होता है? निर्मल हृदय। ठीक है, निर्मल हृदय में, एकदम कोमल हृदय में लाइट हो, वो सेंटर में बैठकर भी उज्जवल दिन का आनंद ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो काली आत्मा है, बुरे विचारों वाला है, वो भरी दोपहर में भी अंधेरी रात में चलता है। तो ये बात कहता है, ये बड़ा भाई कहता है। ठीक है, एक अच्छा गुणे वाला मतलब एक पवित्र और गुणी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित हो सकता है, कहीं भी वो जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश कर देगा, वहाँ लाइट कर देगा। लेकिन एक दुष्ट जो व्यक्ति होगा, वो बाहरी प्रकाश के बावजूद उसका आंतरिक जो प्रकाश होगा, यानी कि उसके अंदर का, वो अंधकार से भरा रहेगा। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री। तो ये भी कॉमर्स की ही लाइन है। लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री, यानी कि वर्चू से प्रेम करो, केवल वही स्वतंत्र है। तो मिल्टन यहाँ पे सच्ची लिबर्टी को सदाचार से जोड़ रहे हैं, वर्चू से जोड़ रहे हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति है अपनी वासनाओं, अपने बुरे विचारों का गुलाम है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, कभी फ्री नहीं हो सकता। केवल अच्छे गुण वाला ही व्यक्ति वास्तव में क्या है? फ्री होता है। हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज, बट म्यूजिकल एज द अपोलोज ल्यूट। तो ये भी कॉमर्स की ही लाइन है। ठीक है, तो ये बात भी कॉमर्स के बड़े भाई, अरे कॉमर्स में जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है ज्ञान के लिए, ज्ञान और दर्शन के लिए बोलता है ये बात भी। ठीक है, कि हाउ चार्मिंग इज़ डिवाइन फिलोसफी, फिलोसफी कितना चार्मिंग होता है। नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज, मतलब जो कठोर और कर्कश नहीं, जैसे कि मूर्ख लोग सोचते हैं। बट म्यूजिकल एज अपोलोस ल्यूट, जैसे कि अपोलो की जो वीणा होती है उसकी तरह। तो यहाँ पर मिल्टन ये जो है, ये मिल्टन की ह्यूमनिस्ट भावना को दिखाता है, मानवतावादी। वे मानते हैं कि ज्ञान और दर्शन उबाऊ या कठिन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही आनंददायक है, ठीक वैसे जैसे कि अपोलो का संगीत है।
द चाइल्डहुड सो द मैन एज मॉर्निंग सो द डे। तो पैराडाइज रिगेन की लाइन है, गॉड दी फादर कहते हैं, ध्यान रखना है कि बचपन मनुष्य को दिखाता है और सुबह दिन को दिखाती है। तो ये बात गॉड दी फादर कहते हैं जीसस के बारे में। ये एक फेमस एफोरिज्म में भी बन गया है। इसका मतलब किसी पर्सन के कैरेक्टर और उसके फ्यूचर के जो संकेत हैं वो उसके बचपन में ही मिल जाते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा या इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, उसके बचपन में ही उसका इंडिकेशन हमको मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का मौसम बता देता है कि दिन कैसा होगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं किसके बारे में, जीसस के बारे में। नेक्स्ट पे आएंगे, 4 बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव दैट सोल वॉज हुज प्रोगेनी दे आर। तो दे आर, तो ये भी आपके बुक पर्सोनिफाइड, यानी कि यहाँ पे एरियोपेजिटिका में ये लाइनें हैं, क्योंकि किताबें पूरी तरह से डेड थिंग्स नहीं होती हैं, बल्कि उसमें भी क्या होती है, उसमें भी जीवन की एक ऐसी शक्ति होती है जो उतनी ही एक्टिव हो सकती है जितनी वह आत्मा थी, जिसकी वो संतानें थी। तो ये एरियोपेजिटिका के सेंसरशिप के खिलाफ एक पावरफुल तर्क भी है, ध्यान रखना है। मिल्टन यहाँ पे बुक को ना पर्सोनिफाई कर रहे हैं। मिल्टन कह रहे हैं कि किताबें अपने राइटर की आत्मा का एक जीवंत अंश है, एक लाइवली पार्ट है, इसलिए एक किताब को नष्ट करना किसी के विचार, किसी की आत्मा को नष्ट करने जैसा है, ये एक मर्डर है। नेक्स्ट पे आएंगे, न्यू प्रेस्बाइटर इज बट ओल्ड प्रीस्ट विल रिट लार्ज ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कंसेशन की लाइन है। तो न्यू प्रेस्बाइटर बस बड़े अक्षरों में लिखा गया एक पुराना प्रीस्ट ही है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के सिविल वार के बाद जो प्रेस्बिटेरियन थे, ठीक है, जो प्रेस्बिटेरियन लोगों ने पुराने एंग्लिकन चर्च प्रणाली को बदल दिया, लेकिन वो खुद उतने दमनकारी हो गए। मिल्टन कह रहे हैं कि बस नाम बदला है, लेकिन उनका जो उत्पीड़न का तरीका है, तकलीफ देने का तरीका है, वो वही है। वो पाखंड और झूठ सुधारों पर एक तीखी टिप्पणी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, सच स्वीट कंपल्सन डोथ इन म्यूजिक लाई। ये अर्ली मास्क की लाइन है। ठीक है, आर्केड्स की लाइन है। आर्केड्स क्या है, इनका अर्ली मास्क है, शुरुआत का। तो उसमें ये लाइन है, सच स्वीट कंपल्सन डोथ इन म्यूजिक लाई, संगीत में ऐसा मधुर आकर्षण होता है। तो ये मिल्टन की ना शुरुआती आर्केड्स की लाइन है। ये काफ़ी सिंपल लाइन है। ठीक है, यहाँ मिल्टन संगीत के प्रति एक गहरे प्रेम को दिखा रहे हैं, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था, जो स्वयं एक क्या थे, म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट पे आएंगे, 50 कोड पे आ जाएंगे, वेयर फोर डिडस्ट दाउ बिगेट आई शॉट इट नॉट। तो पैराडाइज लॉस्ट के बुक 10 की लाइन है। ये बात एडम कहता है आफ्टर द फॉल के बाद कहता है। ठीक है, ध्यान रखना कि वेयर फोर डिडस्ट दाउ बिगेट मी, तूने मुझे क्यों पैदा किया, आई शॉट इट नॉट, मैंने तो ये नहीं मांगा था। तो ये बात ना जब बुक 10 में जब ये लोग खा लेते हैं, फॉल हो जाता है एडम का पतन के बाद, बुक 10 में वो बहुत निराश रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है, बहुत परेशानी में रहता है। तो वो ईश्वर से ये बात कहता है। ठीक है, ये बात कहता है कि तूने मुझे क्यों पैदा किया है, मैं तो ये नहीं मांगा था, ये तकलीफ़ नहीं मांगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर, ये थे आपके 50 क्वेश्चन, 50 लाइंस। फैक्ट कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी लेके आया जाएगा या नहीं, अपना ये भी फीडबैक दीजिएगा कि पार्ट 2 आए कि नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी पार्ट 2 लाना है मुझे, और इसका भी पार्ट 2 लाना है, शेक्सपियर का भी पार्ट 2 लाना है, तो सभी का पार्ट 2 लाना ही लाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।